हेलो बच्चों, मैं अक्षय सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं पहली शिक्षा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम सब आपके बीच में एक सीरीज लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। जो अपना हाफिली एग्जाम है वो नज़दीक आ चुका है। 8 तारीख से अपना फर्स्ट पेपर जो है इंग्लिश का ही है, तो उससे पहले जस्ट 2 या 3 दिन पहले हम एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। यानी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपनी बुक के हैं, आप अगर इनको भी पढ़कर जाते हैं ना तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ की गारंटी हम लेते हैं। आपको पूरे की जो क्वेश्चन है, पूरी फर्स्ट फ्लाइट बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उन सबके क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। हर चैप्टर के अंदर से मैंने 3 या 4 क्वेश्चन लिए हैं। आप केवल उन्हीं के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, उनको आप 90% उनको पढ़ के जाएँ। पूरा अगर आप उनको पढ़ के जाते हो ना तो पूरा पेपर आपको सेम टू सेम मिलने वाला है। इस चीज़ की गारंटी ये मेरी है। आप इसे पढ़ें और उसके बाद में आप पेपर को देखें और बताना, कमेंट करके जरूर बताना कोई क्वेश्चन आया या नहीं आया, है ना। आपको सारे क्वेश्चन उसमें से जरूर मिलेंगे। तो हम इसको जल्दी से चालू करते हैं बिना अपना टाइम खराब करें। देखो, जो अपना फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसके 4 क्वेश्चन लिए अपन ने इंपॉर्टेंट। पहले मैंने आपको क्वेश्चन की सीरीज जो है वो बना रखी है, लेकिन उससे कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं उनको हम आज कवर करते हैं पूरा। देखो, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी? तो लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी? लेंचो वॉज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। और द ओनली थिंग ही डिजायर्ड, जिसको उसको केवल एक ही चीज की इच्छा थी और वो उसके लिए प्रेयर कर रहा था, दुआ कर रहा था। फॉर वर शावर्स, किसके लिए दुआ कर रहा था? कि कुछ बूंदाबांदी हो जाए, कुछ शावर्स गिर जाए। फॉर हिज फील्ड, उसके खेतों के लिए। ऑफ राइप क्रॉप्स, जो पकी हुई फसल है उसके लिए। सो डेट, इसलिए। इट कुड हार्वेस्ट वेल, ताकि फसल क्या हो सके? अच्छी हो सके। इफ द शावर्स डिड नॉट कम, यदि बरसात नहीं होती है तो द क्रॉप वुड डाई, जो क्रॉप है वो मर जाएगी यानी खत्म हो जाएगी। एंड इट वुड लीड टू ए बिग लॉस, और उसको क्या हो जाएगा? बड़ा घाटा लग जाएगा। तो लेंचो को उम्मीद थी किस चीज की? बरसात की उम्मीद थी। अगर छोटे के अंदर आंसर आता है तो आप इतना सा भी लिख सकते हो कि लेंचो वॉज होप फॉर रेन। लेंचो किसकी उम्मीद कर रहा था? रेन की। या फिर आप बड़े के अंदर लिखो तो पूरा लिख सकते हो कि लेंचो को शावर की जरूरत थी, बरसात की जरूरत थी, ताकि उसकी जो पकी हुई फसल है वो अच्छी तरीके से और पक सके और उसको अच्छी कमाई दे सके। ये था इसका पहला क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि वो हाउ डिड द रेन चेंज, कि बरसात किस प्रकार से बदली। तो बरसात कैसे चेंज होती है? द सीजन वेलकम गुड रेन, जो सीजन था, जो सुबह थी, वो अच्छी बरसात के साथ शुरू होती है। लेंचो वो सर्टेन, लेंचो निश्चित था कि ही वुड गेट ए गुड हार्वेस्ट। लेंचो को ये निश्चित लग रहा था कि उसकी जो फसल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है दिस टाइम, इस बार। बट द रेन सून टर्न इनटू स्टॉर्म, लेकिन जो बरसात है वो जल्द ही किस में बदल गई? स्टॉर्म्स, तूफान में बदल गई। एंड वर अकम्पेन्ड बाई वाइंड्स, और उसके साथ में क्या चलने लगी? हवाएं चलने लगी। हेलस्टॉर्म्स, ओले गिरने लगे। और द हार्श वेदर डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स कंप्लीटली, और ये जो बुरा मौसम था, ये जो खराब मौसम था, उसने उसकी पूरी फसल को ही क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। इसका थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लेंचो सी द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन 4 में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो लेंचो था उसने बरसात की बूंदों को नए सिक्के के लिए, नए सिक्के क्यों कहा था? उसने ऐसा क्यों कहा कि ये मुझे सिल्वर के सिक्के लग रहे हैं? जो छोटी बूंदे हैं वो 5 पैसों के बराबर लग रही है और जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 पैसों के बराबर लग रही है। तो ऐसा इसलिए कहा। लेंचो से डेड, लेंचो ने कहा कि द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, कि जो रेनड्रॉप्स थे वो नए नए सिक्के थे। बिकॉज दे वर बेनिफिशियल फॉर गुड क्रॉप्स, क्योंकि वो लाभदायक थे किसके लिए? अच्छी फसल के लिए। एंड द गुड क्रॉप्स, और जो अच्छी फसल होगी वुड ब्रिंग मनी, वो उसको क्या लाकर देगी? पैसे लाकर देगी। एंड प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि लाकर देगी टू देम, यानी उनको। इसलिए उसने क्या बोला कि जो ये बरसात हो रही है, जो बरसात की बूंदे हैं वो नए नए कोइन है। क्योंकि जब नए कोइन से मतलब जब बरसात होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, और उस फसल को जब वो बेचेगा तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा, जिससे कि उसका परिवार क्या हो जाएगा? समृद्ध बन जाएगा, प्रॉस्पर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि who और what did लेंचो हैव फेथ इन। वापस से इंपॉर्टेंट कि लेंचो का किसके अंदर विश्वास था? तो लेंचो का विश्वास किसमें था? गॉड के अंदर, भगवान के अंदर। तो फिर उसने क्या किया? उसने एक लेटर लिखा, किसको? भगवान को। तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में विश्वास था। एंड हिज काइंडनेस, उनकी दयालुता पर विश्वास था। ही बिलीव्ड इट, उसने विश्वास किया कि गॉड वुड हेल्प हिम, कि भगवान उसकी मदद करेंगे। किसमें? इन ट्रबल, परेशानी में। और ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिख दिया। फॉर आस्किंग फॉर ए हेल्प ऑफ 100 पेसोस, कितने रुपए की मदद करने के लिए? 100 पेसोस की मदद करने के लिए। ये है आपके फर्स्ट फ्लाइट की पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको इन 4 क्वेश्चन के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इनमें से ही प्रश्न आपको मिलेगा। और इसका सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखो नेल्सन मंडेला चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है आपका कि वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? तो सेरेमनी आपको पता होगा प्रिटोरिया की जो बिल्डिंग थी उसके एम्पी थिएटर में हुई थी, यानी यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर में हुई थी। देखो द सेरेमनी टुक प्लेस, सेरेमनी जो थी वो घटित हुई या हुई कहाँ पर? इन द लवली सैंडस्टोन, जो एक सुंदर सैंडस्टोन जो मिट्टी का या पत्थर का बना हुआ जो मंच होता है उसके ऊपर एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, यानी प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया एम्पी थिएटर, उसके सैंडस्टोन के ऊपर इसकी जो पहली सेरेमनी थी वो होती है। पहली सेरेमनी किसकी हुई थी? प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने के लिए। तो आपको ये भी याद रखना है, प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने के लिए पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे और उसकी शपथ ग्रहण का जो प्रोग्राम था वो एम्पी थिएटर के अंदर हुआ था। और उस दिन आपने जब लेसन को रीड करा होगा तो आपने देखा होगा कि उस दिन 2 एंथम गाए गए थे ना, 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। एक तो डाइस्टेम गाया गया था और एक कौन सा गाया गया था? शॉर्ट विजन ऑफ द, एक था 2 है ना, अभी इसके अंदर आ जाएगा। देखो वाई वर 2 नेशनल एंथम सॉन्ग, जो 2 नेशनल एंथम है उनको गाया गया, ऐसा क्यों? तो 2 नेशनल एंथम वर संग, 2 नेशनल एंथम गाए गए बिकॉज क्योंकि दे शोड 2 विजन ऑफ द वाइट एंड द ब्लैक, क्योंकि वो नज़ारे को दिखाता है, दृश्य को दिखाता है, किसके किसके? ब्लैक और व्हाइट के। वहां पर 2 तरीके के लोग थे, ब्लैक और व्हाइट। उन दोनों तरीके के लोगों की जो सोच है, जो उनका नजरिया है वो बिल्कुल अलग था। तो दोनों को बिल्कुल स्वतंत्र दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं, बिल्कुल फ्री है, इसलिए व्हाइट लोगों ने व्हाइट का नेशनल एंथम गाया और ब्लैक लोगों ने ब्लैक नेशनल एंथम गाया। तो व्हाइट वांटेड टू शो रेस्पेक्ट टू देयर नेशनल एंथम, जो व्हाइट थे वो अपने नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट देना चाहते थे, और जो ब्लैक थे टू देयर वंस, वो अपने को देना चाहते थे। और ये चीज़ क्या दर्शाती है? ये चीज़ ये दर्शाती है कि वहां पर बिल्कुल स्वतंत्रता थी, वहां पर सब लोग इक्वल थे, इक्वलिटी वहां पर थी, इसीलिए तो सबने अपना अपना नेशनल एंथम गाया। अगर सब लोगों के बीच इक्वलिटी नहीं होती तो ब्लैक और व्हाइट दोनों को एक ही नेशनल एंथम गाना पड़ता, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। तो दे सिंबलाइज, ये जो था वो सिंबलाइज करता है किस चीज को? द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, यानी समानता को। किसकी समानता? गोरे और कालों के बीच की जो समानता थी उस समानता को ये वहां पर दर्शाता है। उसके बाद है कि व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। इसके बाद सेकंड में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए साहस क्या था? तो मंडेला ने एक बात बताई थी कि मेरे लिए साहस का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी से डरे ही नहीं, मेरे लिए साहस का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी चीज से डर तो लग रहा है लेकिन उस डर के ऊपर जीत पा ले, है ना। यानी बहादुर वह है जो कि डरता नहीं, मतलब बहादुर वह नहीं जो डरता नहीं है, बल्कि बहादुर वो है जो डर के ऊपर क्या पा लेता है? जीत पा लेता है। यानी टू मंडेला करेज डज नॉट मीन, जो मंडेला थे उनके लिए साहस का मतलब ये नहीं था एब्सेंस ऑफ फियर, यानी डर नहीं है, डर का उपस्थिति नहीं है बिल्कुल भी, यानी डर अनुपस्थित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि क्या था उसका मुझे मतलब कि इसके ऊपर जीत कैसे पानी है। द ब्रेव मैन इज नॉट द वन, कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं है, वो डज नॉट फील अफ्रेड, जो कि भयभीत नहीं होता। बहादुर वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बल्कि वह है बट द पर्सन वो कॉन्क्वेयर डेट फियर, जो कि डर के ऊपर जीत पा लेता है, कॉन्क्वेयर कर लेता है, वो मेरे लिए क्या है? बहादुर है। तो करेज का मतलब, बहादुरी का मतलब नेल्सन मंडेला ने अपने हिसाब से बताया था। अब देखो व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। आपको पता है 2 उन्होंने कर्तव्य बताए थे, है ना। उन्होंने बोला था कि 2 कर्तव्य हैं जो हर व्यक्ति को अपने पूरे जीवन के अंदर निभाने पड़ते हैं। पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, है ना, अपने पेरेंट्स के प्रति, और दूसरा अपने देश के प्रति। यानी पहला तो क्या था? देखो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार एवरी मैन हैज टू फुलफिल 2 ऑब्लिगेशन, प्रत्येक व्यक्ति को 2 कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। द फर्स्ट वन इज ड्यूटी टूवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रंस। पहली ड्यूटी तो उसकी क्या है? अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने वाइफ के प्रति और अपने बच्चों के प्रति। और द सेकेंड ऑब्लिगेशन इन हिज ड्यूटीज टूवर्ड हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने देश के प्रति। यानी 2 कर्तव्य हैं, पहला अपने परिवार के प्रति, देश के परिवार, बच्चे, पति पत्नी, माता पिता, इन लोगों के प्रति अपना कर्तव्य क्या है। और दूसरा हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे समुदाय के लोगों को लेकर चले, हम अपने लोगों को लेकर चले और हमारे देश को लेकर चले, यानी हम देश के साथ साथ चले। ये 2 कर्तव्य हर व्यक्ति को अपने पूरे जीवन के अंदर निभाने पड़ते हैं। इस चीज के बारे में किसने बताया था? नेल्सन मंडेला ने।
ये थे नेल्सन मंडेला के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं थर्ड चैप्टर के अंदर, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। एक तरीके से रैपिड रिव्यू है ना, बिल्कुल फास्ट तरीके से जितना जल्दी हो सकता है हम इनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जितना लंबा वीडियो उतना बोरिंग है ना, इसलिए जितना छोटा वीडियो बनेगा, जितने क्वेश्चन हम पढ़ पाएंगे वो बहुत ज्यादा होगा। अपन इन्हीं को पढ़ लिए ना तो बस अपना काम हो गया, ऐसा मान लो। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 2 कहानियां, जो थर्ड चैप्टर है। तो डिस्क्राइब द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द यंग सीगल, इस लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 लेसन इसके अंदर, एक एरोप्लेन वाला और एक यंग सीगल वाला। तो एरोप्लेन वाले लेसन से ज्यादातर क्वेश्चन आते नहीं है, अगर क्वेश्चन आता भी है तो क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, वो आपको याद रखना है। देखो, डिस्क्राइब द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ यंग सीगल, यंग सीगल ने कैसे अपनी पहली उड़ान भरी, उसके बारे में बात करिए। तो द यंग सीगल डाइव्ड इन द फिश, जो यंग सीगल थी वो उस मछली के ऊपर डुबकी लगाती है, छलांग लगाती है, ड्यू टू हंगर, किससे, भूख से, और फेल आउटवर्ड, और नीचे की तरफ गिरने लगती है, आउटवर्ड बाहर की तरफ गिरने लगती है, एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और उस खाली जगह में नीचे की तरफ जाने लगती है, यानी समुद्र में गिरने लगती है। और ही थॉट ऑफ गेटिंग ड्रोन, और उसके विचार आता है, उसके अंदर क्या विचार आता है, ड्रोन यानी डूबने का, लेकिन उसको लगने लगता है कि अब मैं डूब जाऊंगी, मैं उसके अंदर मर जाऊंगी, लेकिन हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, लेकिन उसके जो पंख थे वो बाहर की तरफ ऑटोमेटिकली फैलने लगते हैं, स्वतः ही चालू हो जाते हैं बाहर निकलना। और ही मूव्ड डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ जाती है, आउटवर्ड जाती है, एंड लैंडेड सेफली ऑन द सी, और फिर उसके बाद में सब सावधानी पूर्वक अच्छे से वो समुद्र के ऊपर लैंड हो जाती है, एंड फ्लोटेड ऑन इट, और उसमें तैरने लगती है, विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के। ये था इसका आंसर कि यंग सीगल ने कैसे उसमें उड़ान भरना चालू किया। तो पहले उड़ान कब भरती है, उसकी मम्मी फिश लेकर आती है, और जब वो फिश को लाकर उसके पास में रोक देती है तो उसको भूख के कारण रहा नहीं जाता, और वो भूख के कारण उसके ऊपर छलांग लगा देता है, और जब छलांग लगाता है तो समुद्र में नीचे की तरफ जाने लगता है, और उसके पंख बाहर की तरफ निकलते हैं, और जब वो पंख को फैलाकर उड़ने की कोशिश करता है तो वो कहाँ उड़ जाता है, ऊपर की तरफ, फिर वो नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान को भर लिया सफलतापूर्वक। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगल थी वो उड़ने से क्यों डर रहा था। तो उसको ऐसा लग रहा था कि जो उसके विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, वो उसका साथ नहीं देंगे और वो नीचे की तरफ डूब जाएगा समुद्र में जाकर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा, डेट की हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके जो विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, टू फ्लाई अक्रॉस द सी, इस सी के आर पार उड़ने में, तो मैं इससे तैर नहीं पाऊंगा, मैं उड़ नहीं पाऊंगा, इस वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट कंपेल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, ऐसी कौन सी बात थी जो यंग सीगल को फाइनली उड़ने के लिए मजबूर कर देती है, दबाव डाल देती है। तो व्हेन द यंग सीगल सा, जब यंग सीगल ने देखा, किसको देखा, अपनी मम्मी को, टीयरिंग ए फिश, एक फिश को फाड़ते हुए, तो ही फेल्ट एक्सट्रीमली हंग्री, तो उसको बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, उसकी भूख और बढ़ जाती है, और इट वॉज ओनली हिज हंगर, ये केवल उसकी भूख ही थी, डेट कंपेल्ड, जो दबाती है या दबाव में लाती है या फिर उसको प्रेरित करती है यंग सीगल को टू फ्लाई फाइनली, यानी फाइनली उसको उड़ने के लिए कौन मजबूर कर देता है, वो फिश, उस फिश को फाड़ना, उस फिश को पकड़ना, उसकी मम्मी के द्वारा फिश को उसके पास लाकर रख देना, क्या कहलाता है, उसको मजबूर कर देता है, किस चीज के लिए, उड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है इसका, ये तो हो गया, देखो इस लेसन के अंदर आप ये 3 क्वेश्चन पढ़ लेना, बस काफी है ना, आपको ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन आपको पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है उस लेसन को, वीडियो देखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लैक एरोप्लेन में कहाँ से कहाँ तक वो जा रहा था, बस उस चीज को आपको पढ़ लेना। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, अब एन फ्रैंक की जो डायरी थी उससे क्या क्या लिया गया है ना। तो देखो पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एन फ्रैंक डायरी रखना क्यों चाहती थी, या एन फ्रैंक डायरी रखती ही क्यों थी, है ना। तो एन वॉज एन इंट्रोवर्ट, एन जो थी वो शर्मीली थी, एन हैड नो क्लोज फ्रेंड, और उसका कोई खास मित्र भी नहीं था। अब खास मित्र ही नहीं है तो अपन अपनी बातें किससे शेयर करें, तो टू शेयर हर फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए उसके पास कोई मित्र नहीं था। तो शी फेल्ट दैट, उसने सोचा कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, के लोगों के अंदर ज्यादा पेशेंस, सॉरी पेपर के अंदर ज्यादा पेशेंस होता है, ज्यादा धैर्य होता है बजाय लोगों के, लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता जितना किसमें होता है, पेपर में। ये बात एन सोचती है और फिर वो क्या रख लेती है, एक डायरी रख लेती है। इसका सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई वाज मिस्टर कैसिंग एनोइड विथ एन, जो मिस्टर कैसिंग थे वो एनोइड एन से क्यों चिढ़ते थे, तो क्यों चिढ़ते थे, क्योंकि एन बहुत ज्यादा बातें करती थी, एन इतना बोला करती थी कि जो मिस्टर कैसिंग थे वो परेशान हो जाते थे उससे और उसको बार बार में होमवर्क देते थे। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उसने
उससे क्या करने के लिए कहा, है ना। तो क्यों कहा, देखो क्या कहा, हाउ वॉज एन गेटिंग अलॉन्ग विथ हर टीचर्स। जो एन थी वो अपने टीचर्स से अलग रहती थी या टीचर्स के साथ साथ क्यों घूमती थी, तो वाई वॉज मिस्टर केसिंग एनॉयड विथ हर, मिस्टर केसिंग उससे क्यों चिढ़ते थे। देखो एन वॉज गेटिंग अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल टीचर्स। जो एन थी वो सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छी थी, सभी टीचर्स से उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, सभी टीचर उससे अच्छे से बात करते थे। बट मिस्टर केसिंग वॉज एनोई, लेकिन मिस्टर केसिंग उससे चिढ़ते थे, किससे, एन से, बिकॉज क्योंकि शी टॉक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करती थी। इन हिज पीरियड एज ए पनिशमेंट, और उसके पीरियड में उसको पनिशमेंट के रूप में, ही आस्क्ड हर, उसने उससे कहा, किस चीज के लिए, कि राइट एन ऐसे, तुम्हें एक ऐसे लिख के लाना है, किस चीज पर, ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब क्या है, बातूनी, यानी तुम्हें एक बातूनी टॉपिक के ऊपर क्या लिख के लाना है, एक निबंध लिख कर लाना है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बातें करती हो। तो वो निबंध लिखती भी है और निबंध के साथ में वो क्या बताती है, एक कहानी, किसकी कहानी, डक की, कि डक हमेशा क्या करती है, क्वेक क्वेक क्वेक, है ना। तो हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर ऐसे। अब एन ने पहली बार चैटरबॉक्स के रूप में अपने आप को कैसे सिद्ध किया कि मैं बातूनी हूँ, उसका उसने क्या रीजन दिया। तो देखो कितना अच्छा रीजन देती है वो, समझना बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि एज ए पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में मिस्टर केसिंग गेव एन ए टॉपिक, जो सजा के रूप में मिस्टर केसिंग ने एन को एक टॉपिक दिया चैटरबॉक्स, टू राइट एन ऐसे, उसके ऊपर एक निबंध लिखना था। ही थॉट, उसने सोचा कि एन वुड स्टॉप टॉकिंग, कि एन शायद इसको लिखने के बाद बातें करना बंद कर देगी, जब एन को होमवर्क मिलेगा तो वो फिर बात नहीं करेगी। लेकिन एन जस्टिफाइड हर हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द ऐसे, लेकिन एन ने जस्टिफाइड कर दिया, सिद्ध कर दिया अपनी आदत को कि बात करने की, इन द ऐसे, उस निबंध के अंदर एन ने बताया कि मैं क्यों बात करती हूँ, उसका रीजन दिया, है ना। अब रीजन में क्या लिखा था कि शी रोट, उसने लिखा, डेट की, टॉकिंग इज ए नेचुरल ट्रीट, कि जो बात करना है ना वो एक प्राकृतिक लक्षण है, किसका, विद्यार्थियों का, यानी विद्यार्थी तो बात करेंगे ही करेंगे, और विद्यार्थी बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा, तो विद्यार्थियों का ये एक नेचुरल लक्षण है, एक प्राकृतिक लक्षण है। शी एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन करा, उसने उल्लेख करा, डेट की, टॉकिंग वॉज एन इनहेरिटेड ट्रीट, टॉकिंग जो है, जो बातें हैं वो उसके अंदर कैसा है, एक आनुवांशिक लक्षण है। इन हर, उसके अंदर, एज हर मदर, क्योंकि उसकी माँ से उसको मिला है। आल्सो टॉक्ड टू मच, क्योंकि उसकी मम्मी भी बहुत ज्यादा बातें करती है। क्या बोलते हैं कि मेरी मम्मी बातें करती है तो मैं तो बात करूंगी करूंगी, है ना। ये तो एक इनहेरिटेड लक्षण है, ये तो एक आनुवांशिक लक्षण है जो मुझे मेरी माँ से मिला है, और 10 जस्टिफाई हर हैबिट ऑफ टॉकिंग, और इस प्रकार से उसने अपने बात करने की आदत को जस्टिफाइड करा, अपनी बात करने की आदत को सिद्ध करा। ये था चैटर बॉक्स का। अब अगला लेसन अपना है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड 2। 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और 2 आपको पता है, पहला वांडा, मेडी और पेडी, 3 जने थे, तीनों लोगों के रिलेटेड क्वेश्चन था पहला, पार्ट 5, और उसके बाद में आता है अपना लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 5 के अंदर अपने को पता चलता है कि जो वांडा है उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत लिया है, पेगी और मेडी उसको परेशान करते हैं, उसने स्कूल छोड़ दी है, और 6 चैप्टर के अंदर अपने को ये पता चलता है कि किस प्रकार से वांडा ने लेटर लिखा, उसके पिताजी ने लेटर लिख के बताया कि वांडा स्कूल नहीं आएगी, फिर मेडी चेंज हो जाती है, मेडी दुखी रहने लगती है, और वो रोजाना उस वांडा को मिस करती है, और फिर एक दिन वांडा का मैसेज आता है और वांडा उनको ड्रेस दे देती है गिफ्ट के तौर पर, है ना। इन दोनों के जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, उनको हमने साथ में लिया है ताकि आप कंफ्यूज न हो कौन सा अलग है कौन सा अलग नहीं है, दोनों को साथ में लिया है, आप एक ही नहीं क्वेश्चनों को पढ़ना। देखो, हाउ डिड पेगी एंड मेडी डिफरेंट फ्रॉम वांडा, जो पेगी थी और मेडी थी वो वांडा से कैसे डिफरेंट थी। तो देखो, वांडा से पेगी और मेडी बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। कैसे, कि बोथ पेगी एंड मेडी वर अमेरिकन, बहुत जो नहीं पेगी और मेडी दोनों अमेरिकन थे, लेकिन वांडा पॉलिश थी। वांडा क्या थी, यहूदी पॉलिश गर्ल थी। और पेगी एंड मेडी वर बेस्ट फ्रेंड, पेगी और मेडी बेस्ट फ्रेंड थे। शी हैड नो फ्रेंड, है ना, लेकिन वांडा के कोई दोस्त ही नहीं था। पेगी एंड मेडी यूज्ड टू टीज वांडा, पेगी और मेडी वांडा को चिढ़ाने का काम करते थे, लेकिन शी नेवर सेड एनीथिंग, लेकिन वांडा तो कुछ बोलती ही नहीं थी। और उसके बाद में यहाँ पे खत्म हो गया। वांडा हैड ओनली वन ड्रेस, वांडा के पास केवल एक ड्रेस थी, बट पेगी एंड मेडी हैड मेनी, लेकिन पेगी और मेडी के बाद बहुत सारी थी। पेगी इज द मोस्ट लाइक गर्ल, पेगी जो थी वो सबसे ज्यादा पसंदीदा लड़की थी, किसमें, स्कूल में। बट इट वॉज नॉट सो विथ वांडा, लेकिन ऐसा वांडा के साथ बिल्कुल भी नहीं था। ये हो गया इन तीनों के बीच में डिफरेंस कि पेगी और मेडी वांडा से किस प्रकार से अलग थी। तो पेगी और मेडी जो थी वो दोनों अमेरिकन थी, लेकिन वांडा पॉलिश गर्ल थी। पेगी और मेडी जो थी वो अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन वांडा के कोई भी फ्रेंड नहीं था।
पेगी और मेडी जो थे वो प्राय वांडा को चिढ़ाया करते थे, लेकिन वांडा तो कुछ शब्द बोलती ही नहीं थी और वांडा के पास केवल एक ही ड्रेस थी। और आपको ड्रेस याद हो तो मैं बता देता हूँ, फेडेड ब्लू ड्रेस। कौन से कलर की थी? रंग उड़ी हुई ब्लू कलर की ड्रेस थी, ठीक है ना। और बट पेगी एंड मेडी हैड मेनी, लेकिन पेगी और मेडी के पास तो खूब सारी ड्रेस थी और पेगी जो थी वो सबसे ज्यादा पसंदीदा लड़की थी उस पूरी स्कूल के अंदर, जबकि वांडा जो थी उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर आता है कि वेयर डिड वांडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इट इज। जो वांडा थी वो कहाँ रहती थी? तो आपको पता है बॉगिंग साइड रहती थी। अब बॉगिंग साइड कैसा था? जब वो पूरे रास्ते चलकर आती थी उसके जूते जो थे वो कीचड़ के अंदर भर जाते थे, इसका मतलब एक कच्ची बस्ती थी, है ना। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ डेट द प्लेस, जो जगह है, मस्ट बी ए हट, वांडास फीट आर ऑलवेज कवर्ड विद डस्टी, क्योंकि जो जगह थी वो एक कस्बा था, एक टाउन था, एक हट था, जहाँ से वांडा के जो पाँव थे वो हमेशा कवर रहते थे किससे? डस्टी यानी मर, जो कीचड़ आता है उससे। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का, कि वांडा कहाँ और क्यों बैठा करती थी। देखो वांडा जो थी वो सिट इन द नेक्स्ट सीट टू द लास्ट सीट, पिछली सीट से पहले वाली सीट पर वो बैठती थी। इन द लास्ट रो, लास्ट पंक्ति के अंदर ऑफ क्लासरूम, जो क्लास की लास्ट पंक्ति थी उससे जस्ट पहले जो पंक्ति होती थी उसमें वो बैठा करती थी। नोबडी नो एग्जैक्टली, कोई भी ये नहीं जानता वास्तव में कि वाई शी सीट देयर, वो वहां पर क्यों बैठी थी। बट इट मे बी, लेकिन हो सकता है बिकॉज, ऐसा क्योंकि शी कम्स फ्रॉम बॉगिंग हाइट्स, वो कहाँ से आती थी? बॉगिंग हाइट्स से। एंड हर फीट वर यूजुअली कवर्ड विद ड्राई मड, उसके जो पाँव होते थे वो हमेशा सूखे कीचड़ के अंदर भरे होते थे, उसके पाँव कीचड़ में भरे होते थे। इस कारण से वो क्या करती थी? पीछे की तरफ बैठती थी, ताकि कुछ बच्चे उसका मजाक नहीं उड़ाए, उसको बच्चे उस कीचड़ के पाँव से, गंदगी से कोई परेशानी ना हो किसी को, है ना। इस कारण से वो कहाँ बैठती थी? पीछे। ऐसा सिर्फ हम अंदाजा लगा रहे हैं, ऐसा आपको लेसन में कहीं नहीं दे रखा है। ये इसका हो गया आंसर। फिर अगला है कि व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मेडी नोटिस वांडास एब्सेंट। देखो आपको अगर क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि वांडा जो थी वो मंडे से एब्सेंट थी, लेकिन इनको पता कब चलता है? वेडनेसडे के दिन। तो पेगी एंड मेडी नोटिस वांडास एब्सेंट ऑन वेडनेसडे, पेगी और मेडी ने वांडा की अनुपस्थिति कब नोटिस करी? वेडनेसडे के दिन। और द थर्ड डे ऑफ वांडास एब्सेंट, तीसरा दिन वांडा की अनुपस्थिति का। दे नोटिस हर एब्सेंस बिकॉज, उन्होंने उसको नोटिस इसलिए किया क्योंकि दे वेट फॉर हर, वो उसका इंतजार कर रहे थे। टू हैव सम फन विथ हर, उसके साथ कुछ मजाक उड़ाने के लिए। बट शी डज नॉट कम, लेकिन वह आती ही नहीं है। अगर वांडा उस दिन आ जाती तो वो अनुपस्थिति का पता ही नहीं चलता, लेकिन उनको अनुपस्थिति का पता इसलिए चला क्योंकि वो उसका वेट करते गली के बाहर खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन वांडा उस दिन आती ही नहीं है। वो वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता? तो आपको पता है ड्राइंग कॉन्टेस्ट वांडा ने जीता। तो वांडा पेट्रोन्स्की वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, यहाँ ड्राइंग है ना, ड्राइविंग हो गया गलती से, ड्राइंग है ना, ड्राइविंग कॉन्टेस्ट। और शी ड्रू 100 डिजाइन ऑफ ड्रेसेस, उसने कितनी ड्रेस बनाई थी? 100 ड्रेसों की डिजाइन की, 100 ड्रेस की डिजाइन बनाई थी। और ऑल ऑफ देम वर डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल, और सभी की सभी बहुत ज्यादा अलग और सुंदर थी। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्की इस लेटर से, मिस्टर पेट्रोन्स्की का लेटर क्या कहता है? तो मिस्टर पेट्रोन्स्की ने अपने लेटर में क्या लिखा था कि वांडा एंड जेक वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, कि जो वांडा है और जो जेक है वो अब स्कूल नहीं आएंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वर मूविंग टू ए बिग सिटी, क्योंकि वो कहाँ जा रहे हैं? बिग सिटी में जा रहे हैं। उसके बाद में आता है अपना, सॉरी गलती से ही हो गया, देखो उसके बाद में आता है अपना चैप्टर नंबर 7, जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक का लास्ट चैप्टर है। 7 चैप्टर अपने हाफिली के अंदर आ रहे हैं। 7 चैप्टर के हमने 4 क्वेश्चन लिए मान लो आप, तो 4 से लगभग 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट याद करने। 28 होते हैं, लेकिन 30 मान के चलते हैं कि 30 हो गए होंगे, किसी में एक दो ज्यादा भी होंगे। 30 क्वेश्चन से एक बुक हो गई, है ना। 30 क्वेश्चन की एक बुक है बस, केवल 30 क्वेश्चन पढ़ डाला तो पूरी बुक जिंगल डाला, है ना। देखो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झांकियां, लास्ट चैप्टर व्हाट इज द कबाई। आपको पता होगा कबाई क्या था? तो कबाई बेकर एक ड्रेस पहना करता था, स्पेशल ड्रेस, जो कि थोड़ा घुटनों से जो नीचे होती थी और पाँव से थोड़ी ऊपर होती थी, यानी ना तो हम उसको शॉर्ट बोल सकते हैं ना हम उसको पैंट बोल सकते हैं, वो उसके बीच की होती थी। तो द कबाई इज ए ट्रेडिशनल ड्रेस, कबाई जो है वो एक पारंपरिक ड्रेस हुआ करती थी, किसकी? बेकर की। इट वॉज वॉर्न बाय द बेकर, और उसको किसके द्वारा पहना जाता था? बेकर के द्वारा या फिर ब्रेड सेलर के द्वारा। ड्यूरिंग द डेज ऑफ पोर्टुगीज इन गोवा, पुर्तगाली दिनों में, जब गोवा के अंदर पुर्तगाली आए हुए थे तब पहना जाता था। और इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, और ये एक लंबी फ्रॉक हुआ करती थी
विच रीच डाउन टू द नीज, जो कि घुटनों से थोड़ा नीचे की तरफ पहुंचती थी, यानी घुटनों से नीचे और पांव से थोड़ा ऊपर। उसके बाद में है वेयर इज कुर्ग और कोडागु सिचुएटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कुर्ग कहाँ था, कोडागु कहाँ पर स्थित था। तो कुर्ग और कोडागु इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर, यानी मैसूर और तटीय इलाके मंगलोर के बिल्कुल बीच में स्थित था। ये कर्नाटका का सबसे छोटा जिला था, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, और इट सीम टू बी ए पीस ऑफ हेवन, और ये किसकी तरह लगता था, स्वर्ग के एक टुकड़े की तरह। डिस्टेड फ्रॉम, जिसको अलग किया गया है, किससे, द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के साम्राज्य से, यानी भगवान के राज्य में से एक छोटा सा टुकड़ा हमने अलग कर दिया और उस जगह को क्या नाम दे दिया, कुर्ग। ऐसा लोगों का मानना है। इतनी सुंदर जगह है, इतनी नेचुरल ब्यूटी है कि देखने में बड़ा ही मजा आता है। अब देखो चाय के बारे में है ना, कि व्हाट इज द इंडियन लीजेंड अबाउट टी, जो भारतीय लीजेंड है वो टी के बारे में क्या बताते हैं। तो भारतीय लीजेंड कौन थे, चाय के बारे में बताने वाले बोधि धर्म है ना, बुद्धिस्ट एस्टिक, यानी इन इंडियन लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, जो चाय की खोज है उसके बारे में बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स, जो बुद्धिस्ट एस्थेटिक थे, जो बोधि धर्मा थे, उन्होंने अपनी पलकों को काट लिया और अपनी पलकों को काटकर उन्होंने क्या करा, उसको फेंका, और जैसे उन्होंने फेंके उन पलकों को, उससे 10 पेड़ लगे। उन 10 पेड़ को क्या नाम दिया गया, चाय, टी नाम दिया गया। और उस टी से जब उसको पिया गया पानी के अंदर उबालकर उनकी पत्तियों को, तो वो चाय के कारण उनकी नींद जो थी ना, वो नींद उड़ने लगी, तो उससे उसको क्या नाम दे दिया, चाय। तो बिकॉज ही फेल स्लीपी, उन्होंने अपनी आईलिड्स इसलिए काटी थी क्योंकि उनको नींद बहुत ज्यादा आती थी, है ना, ड्यूरिंग मेडिटेशन, ध्यान के दौरान। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, इन पलकों से कितने पेड़ उग गए, 10 पेड़ उग गए। और दीज टी लीव्स, और इस पेड़ की जो पत्तियां थी, इस चाय की पेड़ की जो पत्तियां थी, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब इन्हें गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक, और जब पिया गया, तो बेनिश्ड स्लीप, उसने क्या कर दिया, उड़ा दिया, किसको, नींद को। इन दिस वे टी केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इस तरीके से चाय जो थी वो अस्तित्व में आई एज मेडिसिन एंड ब्यूरेज, दवाई के रूप में और पेय पदार्थ के रूप में। इसका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, जो गोवा के जो एल्डर्स थे, जो बुजुर्ग थे, उसको किन की याद सताती थी, उनको किस चीज की याद आती थी। तो द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट दोस गुड ओल्ड पोर्टुगीज डे, जो गोवा के अंदर जो एल्डर्स थे, जो बूढ़े लोग थे, उनको अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों की याद आया करती थी। दे मिस द पोर्टुगीज, वो पुर्तगालियों को मिस करते थे, और उनकी फेमस लॉस ऑफ ब्रेड, और उनकी जो फेमस ब्रेड थी, उस बुनी हुई ब्रेड को क्या करते थे, मिस किया करते थे। What does a jackfruit like appearance mean? Jackfruit like appearance का मतलब होता है a very fat body, एक बहुत ही मोटा इंसान है, बहुत मोटा शरीर। लास्ट क्वेश्चन आज का और इस पूरी बुक का, गिव ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ बेकर इन गोवा, जो गोवा के बेकर्स थे उनका आपको चरित्र चित्रण करना है छोटा सा। देखो ये बेकर हैड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द विलेज लाइफ ऑफ गोवा, जो बेकर्स थे उनका एक महत्वपूर्ण स्थान था गोवा के गांव के लोग जीवन में। मैरिज गिफ्ट वर मीनिंगलेस विदाउट बॉल और स्वीट ब्रेड, जो मैरिज गिफ्ट थे वो बिना बॉल के और बिना मीठी ब्रेड के क्या थे, बिल्कुल मीनिंगलेस थे, अर्थविहीन थे। अगर शादी के अंदर हमने किसी को बॉल नहीं दी ना, बॉल का मतलब स्वीट ब्रेड, मीठी ब्रेड, तो वो शादी किसी काम की नहीं है। केक्स एंड बोलिनास, मिठाइयाँ आती थी केक और बोलिनास एट क्रिसमस, उस क्रिसमस के ऊपर चलती थी और अन्य फेस्टिवल के ऊपर। और पुराने दिनों के अंदर जो बेकर थे ना, वो एक पेक्यूलर, एक विशेष ड्रेस पहना करते थे जिसको कबाई बोलते थे। एक सिंगल लॉन्ग फ्रॉक होती थी, एक लंबी सी फ्रॉक होती थी, रीचिंग डाउन द नीज, जो कि घुटनों तक पहुंचती थी। और लेटर दे स्टार्टेड वियरिंग ए शर्ट, फिर उन्होंने बाद में एक शर्ट पहनना चालू कर दिया और ट्राउजर पहनना चालू कर दिया, विच वर लॉन्गर देन द शॉर्ट्स, जो कि शॉर्ट से थोड़ी बड़ी होती थी, एंड शॉर्टर देन पेंट, और पेंट से थोड़ी छोटी होती थी। देयर फैमिली एंड सर्वेंट नेवर स्टार्व्ड, और उनकी परिवार और उनके नौकर कभी भी भूखे नहीं मरते थे। देयर प्लम्प फिजिक्स वॉज ए टेस्टिमनी ऑफ देयर प्रॉस्पेरिटी एंड गुड इनकम, और उनका जो प्लम्प फिजिक्स था, यानी उनकी जो बॉडी थी ना, उनकी जो शारीरिक संगठन था, वो ये दिखाता था कि वो कितने ज्यादा संपन्न है, कितने ज्यादा अच्छी इनकम वो करते हैं। और ही वुड कम ट्वाइस ए डे, वो एक दिन में 2 बार आते थे। देन द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस, और जो बच्चे थे घर के, वुड क्राउड अराउंड हिज बास्केट, वो उसकी टोकरी के चारों तरफ भीड़ लगा लेते थे, टू चूज द ब्रेड, ब्रेड को चुनने के लिए। और ब्रेड भी कौन सी, बेंगल्स, और बेंगल्स किसको बोलते हैं, स्वीट ब्रेड को। इवन टुडे, और आज भी, बेकिंग एंड बेकर्स, जो बुनने की जो कला है, जो बेकर्स है, वो आज भी कहाँ पर फेमस है, गोवा के अंदर। और दे स्टिल यूज ट्रेडिशनल फर्नेसेस, वो आज भी उन पारंपरिक भट्टियों को यूज करते हैं, किसको पकाने के लिए, ब्रेड को पकाने के लिए, केक को पकाने के लिए। और दीज बेकर्स आर नाउन एज पेडर इन गोवा, और इन बेकर्स को किसके नाम से जाना जाता है, पेडर के नाम से जाना जाता है। अगर आपको बेकर फ्रॉम गोवा के सारे क्वेश्चन पढ़ने ना, आप सिर्फ इसको पढ़ लेना,
पूरे के पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमने ये पूरे जितने भी अपने फर्स्ट फ्लाइट बुक के 7 चैप्टर जो अपने हाफ ईयरली में आ रहे हैं उनको हमने पूरी तरीके से पूरा कर लिया है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप इनको अच्छे से पढ़ना, आज आप लोगों के साथ शेयर करना, जितना हो सके उतना इनको भेजना। यही क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर मिलेंगे, इस चीज की गारंटी मैं वापस ले रहा हूँ। स्टार्टिंग में भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, इसको आप पढ़ के जाना, पेपर के अंदर यही क्वेश्चन कंफर्म आपको मिलने वाले हैं। जिस दिन पेपर होगा 8 तारीख को पेपर देने के आने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है, आप सभी के कमेंट देखेंगे, सभी को वापस रिप्लाई भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बस विश्वास बनाए रखिएगा।